ओवैसी जिन्हें हम लगातार संसद में और तमाम मुद्दों पर सुनते आ रहे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी जो वक्फ बोर्ड पर जब कानून पास हुआ तो उसका विरोध कर रहे थे, अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत कर रहे थे। लेकिन वही ओवैसी आज जब हम उन्हें सुन रहे हैं तो साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं कि जो भारत का मुसलमान है, जब उसे भारत के साथ खड़े रहने की जरूरत होगी या फिर भारत सरकार को उसकी जरूरत होगी तो वो एकजुट नजर आएंगे। तमाम ऐसे जो उनके बयान थे वो सामने आए हैं, यहाँ तक कि ओवैसी साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे तक लगाते नजर आए हैं। पहले आप एक बार वो वीडियो देखिए, फिर इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो देखिए कितने जोश के साथ ओवैसी साहब तिरंगे की पगड़ी बांधकर और लगातार ये बात बार बार कह रहे हैं, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अब आतंकियों का गढ़ बन चुका है, उसे अब खत्म होना होगा। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगियों के साथ साथ शालू भी मौजूद हैं, पशुपति सर मौजूद हैं और साथ ही साथ भास्कर जी भी मौजूद हैं। शुरुआत पशुपति सर आपसे। ओवैसी को हमने लगातार देखा है कि वो विरोध करते भी नजर आते हैं, हमेशा हर बात पर वो सरकार का विरोध भी करते हैं, लेकिन आज वो किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जब भारत में पहलगाम के हमले के बाद इस तरह का माहौल बना हुआ है? ये देखिए, हिंदुस्तान जो है एक मैसेज देता है और ये जो पूरी घटना आप देखें, ओवैसी साहब ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, जिस तरह से भारतीय मुसलमानों की अगुवाई करने का जो जिम्मा उठाया है और जिस तरह से एक पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जो जितने वोकल होकर वो आज सामने आए हैं और साफ साफ कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, हर ऑपरेशन के साथ हैं, पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करेंगे, आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करेंगे और जिन्होंने भारत की बहनों का सिंदूर पूछा है उसको खत्म किया है, उसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो ये जो बात ओवैसी साहब कह रहे हैं, ये ओवैसी साहब का एक हर व्यक्ति का एक टर्निंग पॉइंट होता है उसकी पॉलिटिकल जर्नी का। और जब आपको एक मौका मिलता है, आपको ये साबित करना होता है कि हाँ, हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या सोचते हैं, तो जब आप सही मौके पर, किस मौके पर क्या कह रहे हैं, इससे आपकी भविष्य की राजनीति तय होती है। उससे आपका अतीत जो आपने जो कुछ किया है उसको एक बार रिवाइवल करने का मौका मिलता है। और ये जो पूरी घटना है इसमें हमने देखा है कि ओवैसी एक नए अवतार में सामने आ रहे हैं और जैसा कि वक्ता आप दिखा रही थी कि कई शहरों में ओवैसी साहब को लेकर एक पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं, कई लोग दुग्धाभिषेक करवा रहे हैं। हाँ। तो ये जो जेस्चरिंग है, ये जो भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले कुछ चुनिंदा चेहरे हैं, वो अगर इस तरह से खुलकर कोई बिना किसी लाग लपेट के अगर मगर के जो बात कर रहे हैं तो इससे पाकिस्तान को एक मैसेज तो जरूर गया है। बिल्कुल, मैसेज कड़ा देने की कोशिश हो रही है, इस बात का मैसेज देने की भी कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि जो आतंकवादी हैं, चाहे भले मुस्लिम चेहरा देखते हो, लेकिन मुसलमान जो भारत में रहता है वो आतंकवाद को गले लगाने का काम बिल्कुल नहीं करेगा। इस तरह का मैसेज पाकिस्तान के उन आतंकवादियों तक साफ साफ वैसे पहुंचा रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान समझकर भाई भाई का रिश्ता मत निभाना, भारत में घुसना तो तमीज में रहना, फायदे में ही रहोगे अगर कायदे में रहोगे। मैं ओवैसी साहब के बयान को मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। मोदी सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विश्वास। बिल्कुल, ओवैसी साहब को भी अब मोदी सरकार पर भरोसा है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, तभी उन्होंने आवाज उठाई। मैं इससे पहले थोड़ा जिक्र करूंगा, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी या और सरकारें होती थी, इंदिरा गांधी के बाद कोई भी नेता ऐसा नहीं निकल के सामने आया जिसने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोला। हाँ। कांग्रेस के शासन में 26/11 हुआ, ये हुआ, उस समय डोजियर बना बना के दिए गए, अटैक करना, उसको नेस्तो नाबूद कर देना, बर्बाद कर देना, ऐसा कुछ भी कहीं किसी के जहन में नहीं होता था। इसलिए उस समय की सियासत भी ऐसी थी। लेकिन अब देश बदल रहा है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की लड़ाई खत्म होनी है, धीरे धीरे खत्म होनी।
बिल्कुल। तो सबको अपनी जगह बनानी होगी कि हिंदुस्तान में सियासत अब कैसे होगी। तो ओवैसी साहब उसका सबसे बड़ा प्रतीक है कि राष्ट्रवादी सियासत होगी, हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं। जब तक आप ये नहीं कहेंगे, आप जिन्ना बन के हिंदुस्तान में सियासत नहीं कर सकते। एकदम साफ बात है। तो ओवैसी को ये समझ में आ गया है कि वो जिन्ना नहीं बन सकते। बिल्कुल। अब तक ये था कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है वो कट्टर मुस्लिम है, वो बड़ा मुस्लिम नेता है। ऐसे कई मुस्लिम नेता हमारे देश में हैं जो पाकिस्तान को खुलकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते आए और वो बड़े नेता बनते गए, क्योंकि मुस्लिम भाई भाई का भाईचारा निभाने के लिए वो तुर्की में खलीफा थे, तो तुर्की हमारा भाई है, फिर दुबई, सऊदी अरब, वो प्रथा जो है वो मोदी सरकार के आने के बाद खत्म हुई है। जो गलत है वो गलत है। पाकिस्तान गलत है, आतंक को पाल रहा है और आतंक से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल। और उसका जवाब, उसका मुकाबला मोदी सरकार कड़े तरीके से कर रही है। ओवैसी साहब को भी समझ में आ गया, इसीलिए सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, उन्होंने चीन को भी समझाने की बात कह दी है कि भैया इतना सामान लेते हैं, समझा दो कि हम हिंदुस्तान है। उन्होंने तुर्की के लिए भी बोला है, बहुत कम मुस्लिम होंगे जो तुर्की के लिए बोलते होंगे। उन्होंने तुर्की के लिए भी बोल दिया कि भैया आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का समर्थन मत करो, तो ऑपरेशन सिंदूर तो छोटी चीज है और उससे ज्यादा बड़ा फैसला होगा। तो ये जो संदेश दिए जा रहे हैं ना, ये कई चीजों, मतलब कई लेयर्स हैं इनमें। बिहार में चुनाव है, राष्ट्रवादी एंगल से अगर चुनाव लड़ेंगे और अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तानी भाईजान बन जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले बहुत लंबे समय तक पड़ सकता है। और वैसे इस बात को समझ रहे हैं और उन्होंने ट्रैक अपना बदल दिया। अब वो 15 मिनट वाले भाषण नहीं देंगे ना, वो देंगे ना उनके भाई देंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, वैसे साफ तौर पर हर कोई कहता है कि इंसान अपनी राजनीति करने के लिए ही उतरता है। जो उसके बयान होते हैं या फिर विरोध होता है सरकार को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए होता है। क्या आपको लगता है शालू, ये जितने सारे बयान सामने अब तक सुनने में आए हैं ओवैसी के मुंह से या फिर उनके भाई अकबरुद्दीन के मुंह से, तमाम जो उनके बयान है उसमें भारत का सहयोग, भारत का समर्थन, मोदी सरकार का सपोर्ट कि सरकार जब कहेगी हम उनके साथ हैं। यहाँ तक कि जब अमित शाह फोन करके ओवैसी को कहते हैं कि बस चले आइए, बहुत जरूरत है, वो ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं और तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, जहां और जो विपक्षी पार्टियां थी वहां उपस्थित नहीं होती हैं। क्या लग रहा है ये सारी चीजें देखकर? क्या एक राष्ट्रवादी नेता की छवि बनाने की कोशिश या वाकई में भारत को अपना कहने की या समर्थन करने की कोशिश? देखिए, अब ये राजनीतिक हथकंडा है, राष्ट्रवादी छवि बनाने की कोशिश है, ठीक है, बनाए वो, लेकिन अभी जो दुनिया को मैसेज जा रहा है वो यही है ना कि भारत एक है, राष्ट्र सर्वोपरि का नारा दे रहे हैं वो हर सभा में, हर जगह तिरंगा वाली पगड़ी, हमने सबने वो वीडियो देखी, फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाए। तो इससे यही दिख रहा है, क्योंकि जब आतंकवादी वहां पर आए उन्होंने ये पूछा किस धर्म के हो, चलो हिंदू मुस्लिम, ये किया। इससे वो यही देखना चाहते थे, वही वो जताना चाहते थे कि देखो तुम हिंदुस्तान वालों अलग हो जाओ, धर्म की राजनीति करो और आपस में ही मरो कटो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो ये कदम उठाया, मैं तो उसको बहुत अच्छा कदम मानती हूँ, क्योंकि इससे ये मैसेज जा रहा है कि तुम्हारा जो इरादा था, उनका इरादा ये नहीं था कि मैं मारूं, ये बहुत लंबा एक जो बोलते हैं नफरत का बीज बोने वाला काम उन्होंने किया था आतंकवादियों ने। उसको जो है हमने ये दिखाया एक साथ रहकर, एकजुट होकर कि जो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा देश एक साथ है। और वही असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, चाहे वो उनके भाई की भी हम बात करें, उन्होंने भी सभाई की अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, पर्सनल किसी निजी चैनल पर वो दे रहे थे, उनका एक जो बोल रहे सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, रील बन रहे हैं वीडियो की, ये स्वैग होना चाहिए ये नेता का, क्योंकि वो ऐसे बोल रहे कि शिमला समझौता हमें क्या लेना है, बाहर में जाए, हमें देश बचाना है। और वही चीज हो रहा है। और वो जिस तरह से हर मीटिंग में जा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक हो या कुछ भी हो, वो बहुत ही अच्छा कदम है। और अब जैसे जो लोग, मैं ये भी देख रही थी ट्विटर पे, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, कि जो लोग उनको नहीं भी पसंद कर रहे हैं वो भी उनके क्लिप्स डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें, मतलब अभी जिस चीज की जरूरत थी वो चीज असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, देश को एकजुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ही तब भी रंग लाती है जब मुस्लिम नेता खुद आगे बढ़कर एक समुदाय का नेतृत्व करने की कोशिश करता है, तो मैसेज और कट एंड क्लियर जाता है कि हमें एकजुट रहना है। चाहे कुछ भी देश में किसी भी मुद्दे को लेकर अगर किसी बात की बहस हो भी जाती है, तो भी सामने वाले देश को या फिर सामने वाले पड़ोसी मुल्क को हमें एकजुटता के साथ ही डील करना होगा, संगठित रहकर ही डील करना होगा। तो जिस तरह
सर्वदलीय बैठक हुई पशुपति सर, उसमें भी जिस तरह का उनका अंदाज रहा ओवैसी का, वो ये भी बोले कि टीआरएफ को तो बैन ही करवा देना चाहिए, और तमाम जो अपनी वो खुद रणनीति बनाकर लेकर गए थे वो भी उन्होंने वहां पर साझा की है। अमेरिका से भी कह दो, चीन से भी कह दो, तुर्की को, सबको बता दो कि हम क्या करने वाले हैं। ये जो वक्ता एक शो लेकर आते हैं, वक्ता बात तो करना जरूरी है, बात करना वाकई जरूरी है। ओवैसी साहब ने जिस तरह से पूरे इस मामले में अपनी बात रखी है, और ये भी है कि सरकार ने भी ओवैसी साहब को अलग से अमित शाह ने फोन किया पहली बार जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी कि ऑपरेशन क्या किया जाए। उस वक्त पहलगाम के बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई तो ओवैसी साहब को हैदराबाद में थे उस समय फोन गया और वो तुरंत विमान उड़ान लेकर वो आए। तो ये जो और इस बार आज फिर सर्वदलीय बैठक हुई, वो आए और उन्होंने कहा कि ये जो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और वो आतंकवादी ये समझ लें कि जिहाद के नाम पर बरगलाने की कोशिश नहीं चलेगी। मैं चाहता हूं वक्ता के इस शो में बात तो करना जरूरी है। मैं वो बाइट पहले हम एक बार फिर सुना दें सर्वदलीय बैठक के बाद जो ओवैसी साहब ने कही है। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। तो आपने सुना कि ये जो ओवैसी हैं, ये जो नए वाले ओवैसी हैं, अब तक आपने जिस ओवैसी को देखा होगा वो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया, उस समय ओवैसी जिस तरह से रिएक्ट करते थे, आज जब आई कि दुश्मन देश, कोई दुश्मन हमारे साथ हमारे ऊपर अटैक करेगा, तब हम कैसे जेस्चर करेंगे। वो एक बहुत बड़ा सबक भारतीय मुसलमानों को, भारतीय लीडरशिप को, वो जो लीडरशिप है जो अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति करती है, उनको बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि आप बदलते हुए युग के हिसाब से सोचना शुरू कीजिए, करना शुरू कीजिए, नहीं तो आप ऐसे धकेले जाएंगे, ऐसे खदेड़े जाएंगे हिंदुस्तान से कि आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा। बिल्कुल। भास्कर जी, क्या लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के बदलते अवतार को देखकर, बदलते उनके रवैये को देखकर तमाम और दलों के बड़े बड़े नेताओं को भी समझने की जरूरत है कि जब देश को जरूरत हो तो एकजुट रहने की जरूरत है, ऐसे बयानों की और ऐसे रवैये की जरूरत है जो सामने वाले मुल्क को ये सोचने समझने पर मजबूर कर दे कि अब तो भाई संगठित लोग हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं हो पाएगी। मैं दिल से एक बात कहूं, मुझे पहली बार लग रहा है कि हिंदुस्तान एक, इसके पहले उरी हुआ तब नहीं लगा, इसके पहले पुलवामा हुआ तब नहीं लगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे गए, एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगे गए। पहली बार मुझे लग रहा है पूरा हिंदुस्तान एक, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ओवैसी हो, या कोई भी हो, हर किसी ने सरकार का साथ दिया है और हिंदुस्तान को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप सियासत करो लेकिन देश को तोड़ने वाली नहीं। मोदी जी यही कहते हैं। नहीं, वो मलिक साहब को मैसेज क्लियर जा रहा है। वो मलिक साहब जो थे वो तमाम बातें कर रहे थे, नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि पता तो चलना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है।
एकदम पता चलना चाहिए। सरकार सबको हमेशा साथ लेके चलती है, सरकार कुछ भी छुप कर नहीं कर सकती। संसद है, जानकारी दी जाएगी पहले या बाद में। हाँ। हमको खाली ये देखना होता है कि देश एक साथ कैसे रहेगा। और इस बार सबने बहुत अच्छा जेस्चर किया है। इवन आप बात कर रही थी कि ओवैसी के अलावा और मुस्लिम नेताओं को समझना चाहिए, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी खुल के तारीफ की है ऑपरेशन सिंदूर की। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार कोई भी अलग, सब बहुत अच्छा जेस्चर कर रहे हैं और देश को यही चाहिए, ऐसे ही नेता चाहिए। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो खिलाफत आंदोलन खड़ा करके और देश की बांटने की भूमिका तैयार करें। बिल्कुल। हम अब देश बंटना नहीं चाहिए। आप सियासत करिए, आप धर्म की सियासत करिए, आप जाति की सियासत करिए, लेकिन वो सियासत देश के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और पहली बार ये मैसेज लाउड एंड क्लियर गया है। बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर गया है। शालू, आपको भी ये लग रहा है कि पहलगाम हमले के बाद वो टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं आया जिसने देश को संगठित रहने का एक बहुत बड़ा काम किया है, मुसलमानों को, हर समुदाय के लोगों को एकजुट रहने का काम किया है? देखिए, इस चीज में तो मैं मोदी सरकार की तारीफ करूंगी कि जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को एक साथ किया है, विश्वास दिलाया है और विपक्ष आज साथ है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं कि अगर हमला करेगा भारत तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। वही हमारे देश में हर एक इंसान कह रहा है कि हम युद्ध में जाएंगे। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपना बोला कि अगर देश को, मैं पायलट हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग लिया हुआ हूँ, अपना वो जो सर्टिफिकेट होता है उन्होंने शेयर किया, बोला कि मैं जरूरत पड़ेगा तो मैं देश के लिए बॉर्डर पे चला जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये चीज दिखा रहा है कि हम डर नहीं रहे हैं। अगर हम चुप बैठे हैं तो वो बोला जाता है ना कि ये तूफान के आने की पहले की खामोशी है, लेकिन हम खामोश नहीं है। राजनाथ सिंह ने अभी बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रहा है और एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया गया है पाकिस्तान के। तो हम शांत नहीं है और हमारे देश के जो नेता हैं, विपक्ष की बात करें या सत्ता में जो बैठे हैं, हम लोग सब एक साथ है और हिंदुस्तान साथ है। बिल्कुल। पशुपति सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक मैसेज भारत पाकिस्तान को दे रहा है, अपने ही अंदाज में दे रहा है लेकिन कड़ा संदेश दे रहा है। पहले ओवैसी आते हैं, उसके बाद अब जब इस पहलगाम हमले को लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें 2 महिलाओं को आगे किया गया, तो ओवैसी से लेकर कुरैशी तक किस किस तरह के जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो क्या की है? सबसे बड़ी बात कि क्या कहना चाह रही है सरकार पाकिस्तान को, कि समझ लो। देखिए, पाकिस्तान को तो जो समझाना है वो समझा ही रहे हैं। हम उन लोगों को भी समझा रहे हैं कि आप अगर कोई साजिश करेंगे, आप ये सोचेंगे कि ये जो हिंदुस्तान है इसमें आपसी कलह बढ़ाने की कोई कोशिश करेंगे तो वो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये हिंदुस्तान बिल्कुल अलहदा हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान जानता है कि हमको कब क्या कहना है, किससे क्या करना है। और आप ये जो एक नैरेटिव आप चलाते हैं कि एक हिंदुस्तान में हमने आतंकवादियों ने एक पहलगाम में अटैक किया, कुछ लोगों से नाम पूछ लिया, कुछ लोगों से धर्म पूछ लिया, तो वो जो राजनीति है उसको लेकर एक बड़ा मैसेज चला गया। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज गया है और जो मैसेज भारत सरकार देने की कोशिश कर रही थी वो फिलहाल पाकिस्तान तक पहुंच गया एकदम लाउड एंड क्लियर। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो पलटवार करे, गोलीबारी कर रहा है खाली कुछ जगहों पर। बहुत लाउड एंड क्लियर, खाली पाकिस्तान को नहीं किया, पूरी दुनिया को चला गया है। बिल्कुल, ट्रम्प एकदम साफ बोले कि उनका आपसी मामला निपटा लेंगे। इवन एक बाइट मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि वो पुराना मामला है, मोदी जी मास्टर स्ट्रोक चलते हैं, वो सक्षम है। उन्होंने ऑफर किया कि मोदी जी को कि मैं कुछ मदद करूं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो मोदी जी सबको संभाल लेंगे और ये दिख रहा है, जब से वो आए हैं तो वो दिख भी रहा है। उरी, पुलवामा और पहलगाम के बाद वो साफ साफ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान कुछ दिनों में घुटने पे आ जाएगा, जो उसकी हालत है। पैसे उसके पास है नहीं लड़ाई लड़ने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है उसके पास, आटे की व्यवस्था कर रहा है कि पीओके में कुछ दिन काम चल जाए। तो बहुत बुरी हालत है और बहुत दयनीय हालत उसकी होने वाली है। कुछ दिन बाद वो पैसे जब लोग मांगेंगे, दे नहीं पाएगा तो उसके अलग अलग जमीन पर, अलग अलग इलाकों पर, अलग अलग देशों में कब्जा होगा। तो पाकिस्तान खुद अपना नामो निशान मिटा रहा है। खाली एक गलती या भूल जो उसने कर दी है कि कश्मीर हमारा ही, ये सोच अभी एक चीज और, मुझे मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार थे, वो उनसे बातचीत में उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में 22 करोड़ एटम बम है। ये 22 करोड़ एटम बम जो है वो ये सोचते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं ये पाकिस्तान के इशारे पे कुछ भी करेंगे। तो ये चीज जो है ना, ये नहीं है। इसका जवाब आज भारत के मुसलमान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं।
तो देखिए, जो भारत के मुसलमान हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं, संगठित नजर आ रहे हैं, और इसका जो पैगाम है वो खुद असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं अपने मंचों से कि भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। सरकार जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे, जिस रवैये से चाहे, जैसे चाहे उस पर एक्शन ले, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये उन लोगों को उनके मुंह पर तमाचा है जो ये सोचते हैं कि भारत को समुदायों के हिसाब से, एक धर्म विशेष के हिसाब से बांटने का काम, बंटवारे का काम वो कर सकते हैं। तो उनके लिए ये एक पैगाम असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, भारत के मुसलमानों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ साझा करना बिल्कुल न भूलें और न्यूज कॉरिडोर के साथ बने रहिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।